नमस्कार, मैं राहुल कपिल आपका फिर से स्वागत करता हूं आज के नई इस सेशन में। आज हम बात करेंगे पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के बारे में। इससे पहले हम पृथ्वी की उत्पत्ति एवं संकल्पनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। उसमें हमने विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो संकल्पनाएं दी गई थी उसके बारे में हमने अच्छे से जाना, और इसी के साथ ही हमने उस क्लास के साथ साथ भौतिक भूगोल में भी प्रवेश किया। आज भौतिक भूगोल की ही एक नया टॉपिक हम लेकर आए हैं जिसका नाम है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। तो जब भी हम भूगर्भिक इतिहास के बारे में बात करते हैं पृथ्वी के, तो हम देखते हैं कि किस तरीके से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। हमारे दिमाग में विभिन्न प्रकार के सवाल उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सवाल का उत्पन्न होना ये प्रमाणित करता है कि हमारी तर्क शक्ति क्या है, अच्छे से वर्क कर रही है, यानी अच्छे से काम कर रही है। जो सवाल नहीं उठते तो सवालों का ना उठना क्या हो कि दिमाग का सुस्त होना। तो जब भी हम कोई भी घटना देखते हैं तो उसका हमारे आसपास क्या है, कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के कोई भी घटना घटित नहीं होती, क्योंकि अगर हम बिना कारण के किसी घटना को हम देखते हैं, यानी कि उसका हम क्या कहते हैं, एक प्रभाव देख रहे हैं मगर उसका कारण नहीं ढूंढ रहे हैं, तो क्या होगा, हम ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ चले जाएंगे, और जैसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ जाना मतलब प्रकृति के खिलाफ जाना, और प्रकृति के खिलाफ जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनका एक नियम है, उसी से हम बने हैं। जिससे व्यक्ति का निर्माण हो रहा है और वस्तु का निर्माण हो रहा है और उन नियमों का निर्माण हो रहा है, वो नियम उनके खिलाफ जा ही नहीं सकते। चलिए आज हम बात करते हैं पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से पृथ्वी पर परिवर्तन हुए। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो हम बात सिर्फ कर रहे हैं कि इसमें किस तरीके से जीवों का विकास हुआ और पृथ्वी की परतों और जो उसका धरातलीय क्षेत्र है उसमें कैसे परिवर्तन आए। तो सबसे पहले अगर हम पृथ्वी की संरचना की अगर बात करें तो हमारे दिमाग में एक बात आती है, वो है हमारा सौरमंडल। क्या है सौरमंडल? तो जो सौरमंडल की जो उत्पत्ति है, अगर आप मेरी क्लास निरंतर देखते हुए आ रहे हैं तो आपको उसमें भली भांति समझ में आएगा कि किस तरीके से सौरमंडल एवं तारों की उत्पत्ति हुई। तो अगर हम देखें तो सौरमंडल में हमारा एक ग्रह है, वो है पृथ्वी। वैसे ग्रहों की जो संख्या है वो कितनी है? 8 ग्रह। कितनी ग्रह? 8 ग्रह। उन 8 ग्रहों में से एक हमारी क्या है? पृथ्वी है। एक क्या है? हमारी पृथ्वी है। सौरमंडल के निर्माण में हम एक पीछे क्लास भी कर चुके हैं, उसमें हमने देखा कि सौरमंडल जो है एक आकाशगंगा का ही एक पार्ट है, जिसमें एक क्या है, मुख्य जो तारा है वो हमारा क्या है? वो है सूर्य। वो क्या है? सूर्य। ठीक है। तो सूर्य को जब हम देखते हैं तो हमें एक रिजल्ट निकल के आया, जो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। उसमें ज्यादातर जो तर्क साबित हुए कि जितने भी जो ग्रह हैं वो सूर्य से ही निकले हुए हैं। क्या है? सूर्य से ही निकले हुए हैं। और सूर्य से ही निकले होने के कारण क्या है, इनकी दूरियों के हिसाब से इनकी बनावट में भी और इनके आकार में भी क्या है? परिवर्तन है। तो जब हम सूर्य के निकटतम ग्रहों को देखते हैं तो वो क्या है? भारी पदार्थों से है, और सूर्य से दूर जाते हुए जब चीजों को देखते हैं तो वो क्या है? हल्के पदार्थों एवं गैसीय पिंड कहलाते हैं। तो अब हम बात करेंगे पृथ्वी के बारे में। अगर पृथ्वी के बारे में देखें तो उससे पहले हम देख लेते हैं सूर्य का निर्माण। तो जो सूर्य का निर्माण है उसकी जो अगर हम समय को देखें तो वो है 15 अरब वर्ष पूर्व। कितना है? 15 अरब वर्ष पूर्व इसका निर्माण की संज्ञा दी गई है। और पृथ्वी की संज्ञा के बारे में अगर हम बात करें तो इस टाइम पे पृथ्वी की जो एज है वो 4.6 से 4.8 अरब वर्ष के बीच में, यानी कि इसको बने हुए इतने
साल हो चुके हैं। अब ज्यादातर लोगों को और वैज्ञानिकों को ये जो तथ्य हमारे सामने आए हैं वो ये है कि प्रारंभिक जो स्थिति थी पृथ्वी की वो एक आग के गोले के समान थी और वो आग का गोला धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा होता चला गया। ठीक है, तो हम देखते हैं तो प्रारंभिक तौर पे अगर पृथ्वी की अगर हम बात करें तो वो क्या है, प्रारंभिक स्थिति में क्या था, पृथ्वी हमारी आग का गोला थी। ठीक है, अब इसमें हमने देखा कि ये फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, नेक्स्ट होता है ठंडी होने लगी, धीरे धीरे ठंडी होने लगी। इस अवस्था में हमने देखा कि किस तरीके से उसमें कई युगों का और कई जो एरा थे उनका निर्माण हुआ। तो जब हम इसके समय को मापते हैं तो हम दिनों में और किसी वर्षों में हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो पार्ट कौन से हैं, पहला पार्ट है हमारा महाकल्प। ठीक है, महाकल्प के बाद जो पार्ट आता है वो है युग, युगों में डिवाइड किया, और युगों के बाद जो डिवाइड किया गया शक में। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत से तर्क एवं क्या है स्रोत यानी सोर्सों की जरूरत पड़ेगी, मगर वो सोर्स बहुत संख्या में हो सकते हैं, यानी हजारों पेजों में हो सकते हैं। अब हजारों पेजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें क्या है यूपीएससी देना है और यूपीएससी के साथ साथ क्या है और भी जो स्टेट एग्जाम है उनकी हमें प्रिपरेशन करनी है, तो हमें एग्जाम के अनुसार ही पढ़ना पड़ेगा, ना कि हजारों पेजों के साथ। तो महाकल्प को कहा जाता है एरा, इसको क्या कहा जाता है, एरा। और युग जो है वो क्या है, एपोच, क्या है एपोच, और शक क्या है, पीरियड। इन समय काल में पृथ्वी की जो उत्पत्ति है यानी कि जो उसका भौगोलिक इतिहास है उस इतिहास को इनमें समाहित किया गया है, इन तीनों में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके जीवों के विकास के क्रम में। ठीक है, आगे हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जब बात आती है, सर्वप्रथम जो व्याख्या करने वाले जो व्यक्ति थे, सर्वप्रथम व्याख्या वो कौन है, कास्ते द बफल। इन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की भूगर्भिक इतिहास को जानने के लिए संपूर्ण प्रयास किए। ठीक है, और इन्होंने बताया भी इसके बारे में और अपने तथ्यों को लोगों के सामने रखा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं चट्टानों के आधार पर, क्योंकि चट्टानें अभी की नहीं है, वो बहुत पुरानी है। किसके आधार पर, चट्टानों के आधार पर। वो किसने इसके बारे में बताया, जेम्स हटन। कौन थे वो, जेम्स हटन ने इसके बारे में बताया। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, चट्टानों के आधार पर पृथ्वी की आयु के बारे में बताया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से पृथ्वी की जो भौगोलिक संरचना है वो बदल रही है। तो अगर हम देखें तो पृथ्वी की जो भौगोलिक संरचना है, अगर इसका केंद्र देखें तो वो क्या है, 6,000 कितना, 6,371 किलोमीटर, कितना है, 6,371 किलोमीटर है। तो 6,371 जो किलोमीटर दिया है तो वो कहीं कहीं पे क्या है, कहीं पे 6,370 भी है, कहीं पर 6,370 किलोमीटर भी है जो पृथ्वी की त्रिज्या है। तो इतनी गहराई पे जाना कैसे संभव है, इतनी गहराई पे जाना संभव ही नहीं है। तो कुछ तथ्य हमारे सामने आए, जैसे कि जो ऊपरी जो परत है, ऊपरी परत कौन सी है, वो है क्रस्ट। क्या है, क्रस्ट। तो क्रस्ट पर जो हमको मटेरियल मिलता है, यानी कि जो धातुएं वगैरह और जो भी पदार्थ हमें मिलते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करके हमने पृथ्वी की संरचना के बारे में और उसके भौगोलिक इतिहास के बारे में भी हमने जाना।
आगे हम बात करेंगे इसके जो कल्प है, युग है और शक के बारे में। ठीक है, तो इसको थोड़ा तब कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ये किस तरीके से डिवाइड किए गए हैं। तो पहला जो है रिप्लेयोजेक। कौन सा? रिप्लेयोजेक। इसमें दो पार्ट है क्योंकि ये सबसे पुराना कल्प है। सबसे कैसा है? पुराना कल्प है, सबसे पुराना कल्प है। फिर नेक्स्ट इसके बाद भी हमने बताया था पहले, हम बात करेंगे युगों के बारे में, युगों। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में? पीरियड के बारे में, पीरियड यानी शक के बारे में। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। तो पहले हम बात करते हैं प्री-प्लेयोजेक। तो प्री-प्लेयोजेक में जो इसको डिवाइड किया है तो इसका युग जो है अभी निर्धारित नहीं है। तो पहला युग है वो कौन सा? आर्कियन। कौन सा पीरियड है उसमें? आर्कियन या एजोइक। कौन सा है? आर्कियन और एजोइक। ठीक है, तो इसमें दो पार्ट है इसके। दूसरे पार्ट में कौन सा है? प्री कैम्ब्रियन या एल्गानिकल। प्री कैम्ब्रियन या एल्गानिकल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे प्री प्लेयोजेक के बारे के बाद फिर हम बात करेंगे प्री प्लेयोजेक के बारे में। तो पहले हमने बात किया प्री प्लेयोजेक और इसके बाद आएगा प्लेयोजेक। इसमें युग स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें जो युग होगा वो पहले कौन सा होगा? प्रथम युग होगा। कौन सा होगा? प्रथम युग होगा। ठीक है, उस प्रथम युग में क्या है? जो पीरियड है वो डिवाइड होंगे। वो कैसे होंगे? पीरियड डिवाइड होंगे। कैसे डिवाइड होंगे? तो पहला इसमें पार्ट बनेगा प्री कैम्ब्रियन। कौन सा बनेगा? प्री कैम्ब्रियन इसमें बन गया, इसमें बनेगा कैम्ब्रियन। कौन सा बनेगा? कैम्ब्रियन। ठीक है, कौन सा बनेगा? कैम्ब्रियन बनेगा। ठीक है, दूसरा बनेगा आर्डोविसिल। इसमें तीसरा बनेगा। तीसरा कौन सा बनेगा? सिल्यूरियन। सिल्यूरियन। ये क्या है? सबक के नाम जो इस युग में गठित हुए। ठीक है, 3 4। ठीक है, चौथा कौन सा बनेगा? डिवोनियन। डिवोनियन। ठीक है, और इसी में पांचवा है कार्बोनिफेरस। पांचवा हमारा कौन सा? कार्बोनिफेरस। और छठवां हमारा कौन सा है इसी में? पर्मियन। इस तरीके से ये प्रथम युग में डिवाइड किए गए। तो अगर हम इसको देखें तो ये सीरीज जैसे बनती है। कैसे है? ये एक सीरीज की तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मीसोजोइक के बारे में। कल्प में किस में बात कर रहे हैं? कल्प। मीसोजोइक। तो मीसोजोइक में जो युग है वो कौन सा है? सेकंड युग है, यानी कि द्वितीय युग। ठीक है, तो द्वितीय युग में हम बात करेंगे पहला इसका जो होगा त्रियासिक। कौन सा है? त्रियासिक। और ट्रियासिक के बाद हम बात करेंगे जुरैसिक के बारे में। किसमें बात करेंगे? जुरैसिक। दूसरा कौन सा है? जुरैसिक। जुरैसिक का नाम सुने होंगे आप
कहीं ना कहीं किसी ना किसी मूवी में, ठीक है। तो जुरासिक वही काल है डायनासोर वाला, ठीक है। कहाँ चले गए भाई डायनासोर, उड़ गए? उड़े तो नहीं होंगे, कोई ना कोई कारण है। जुरासिक के बाद आएगा क्रिटेशियन। कौन सा आएगा? क्रिटेशियन। इसमें कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं द्वितीय युग में, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सेनोजोइक की। सेनोजोइक कौन सा है? तृतीय युग है। कौन सा युग है? तृतीय युग। सेनोजोइक कौन सा? तृतीय युग है। और तृतीय युग को भी डिवाइड किया गया, ये 5 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? 5 पार्ट में। तो इसमें जो पहला जो पार्ट है वो कौन सा है? प्लेयोसीन। कौन सा है? प्लेयोसीन। इसमें पहला पार्ट है, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है? इयोसिन। और इसी में तीसरा है ओलिगोसिन। ओलिगोसिन और प्लायोसिन, ये इसके नेक्स्ट पार्ट है। ओलिगो और तीसरा जो पार्ट है, ये चौथा पार्ट है, ये प्लायोसिन। प्लायोसिन, ठीक है। अब प्लायोसिन, इसमें तो पहला जो हो गया प्लेयोसिन हो गया, एयोसिन हो गया, ओलिगोसिन, और फोर्थ पार्ट है इसमें हो जाएगा। इसमें फोर्थ पार्ट हो जाएगा, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसमें हो जाएगा फोर्थ पार्ट हमारा मायोसिन। और इसमें पांचवा हो जाएगा प्लायोसिन। देखो थोड़ा इसमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना इसके पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नियोजोइक, जो नया अभी नियोजोइक। कौन सा है? नियोजोइक। मतलब इस ये भले ही हम नया इसको कल्प कहते हैं, मगर इसको भी काफी साल हो गए, ठीक है। नियोजोइक। तो नियोजोइक जो है कौन सा युग है? वो चतुर्थ युग, फोर्थ है, चतुर्थ युग, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, 1 और 2, प्लिस्टोसिन और होलोसिन। कौन सा है? प्लिस्टोसिन और होलोसिन, ये 2 पार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से ये क्या है, ये काल है, ये वो यानी वो कल्प है। तो वो जो है डिवाइड किए गए। तो पहला है प्लेयोजोइक, फिर प्लेयोजोइक है, फिर मेसोजोइक है, सेनोजोइक है और नियोजोइक है। तो इनको युगों में भी कन्वर्ट किया गया है। तो जो प्लेयोजोइक है वो कौन सा है? पहला युग है, यानी प्रथम युग है, ये दूसरा युग है। और सेनोजोइक कौन सा? तीसरा है, ये चतुर्थ। और इनको भी सब में डिवाइड किया गया है, और ये सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन क्या है? ये सबसे प्राचीन। जब क्या है, कुछ नहीं था बिल्कुल भी, मतलब जीवों की उत्पत्ति छोड़िए, मतलब आग का जो गोला हम कहते हैं वो चीजें थी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें प्रथम युग में। ये जो इसका काल है वो कितना है? 600 मिलियन वर्ष पूर्व। कितना है? 600 मिलियन वर्ष पूर्व। इसको वर्ष पूर्व कर दो, क्या कर दो? वर्ष पूर्व। तो 600 मिलियन क्या है? ये वर्ष पूर्व है। और इसके बाद हम घटते हुए चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 500 मिलियन वर्ष पूर्व। कितना है? 500 मिलियन वर्ष पूर्व। नेक्स्ट हम बात करेंगे 440, यानी कि ये इसका कितना है? 440 मिलियन। 440 मिलियन। फिर इसके बाद थोड़ा और घटेंगे, वो कितना है? और समय घट रहा है जी, हुआ हमारा 400 मिलियन। यानी ये वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? इसको ध्यान में रखना भाई, वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोनिफेरस, जो सबसे इंपोर्टेंट है। कार्बोनिफेरस कितना? 350 मिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर्मियन। पर्मियन कितना है? 270 मिलियन। कितना है? 270 मिलियन है। इसके बाद हम बात करेंगे त्रियासिक, वो कितना है? 225 मिलियन, यानी 225।
और इसके बाद जो है वो है कितना है 180 मिलियन। 180 मिलियन। देखो जब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्या होता है कि ये घटते क्रम में है। घटते क्रम में क्यों है? क्योंकि वो हम पूर्व की तिथि को बता रहे हैं, यानी पुराने टाइम पे इतना था, यानी वो जो डेट है वो इतनी पुरानी है, फिर ये इतनी पुरानी है, फिर ये इतनी पुरानी है। इस तरीके से हम आगे घटते हुए जा रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्रिटेशियन कितना 135 मिलियन। और ये फिर आ जाता है प्लेयोसीन। प्लेयोसीन कितना है 70 मिलियन। ठीक है, कितना है 70 मिलियन। इसके बाद आते हैं इयोसिन। इयोसिन कितना है 60 मिलियन। और ओलिगोसिन कितना है 40 मिलियन। ओलिगोसिन कितना है 40 मिलियन। इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ मायोसिन। मायोसिन की जो तिथि है वो कितनी है 25 मिलियन। 25 मिलियन। और इसके बाद और ये और भी है, इसमें है प्लायोसिन और प्लिस्टोसिन। जो प्लायोसिन है वो लास्ट शक है किसका तृतीय युग का, और जो आता है महाकल्प में सेनोजोइक का। तो प्लायोसिन की जो तिथि है वो कितनी है 11 मिलियन। कितना है इसका 11 मिलियन है। कितना है 11 मिलियन है। इसके बाद जो नेक्स्ट अब जो प्लिस्टोसिन और होलोसिन, तो इसका है 1 मिलियन और इसका है 1 नहीं है, इसका लगभग है 10,000 वर्ष। कितना है 10,000 वर्ष। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया। इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक भी पढ़ेंगे और इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जरूर आता है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। और वो क्वेश्चन फिर क्या है समझ में नहीं आते, कहाँ से आया कैसे आया, क्योंकि बुक में इस तरीके से नहीं मिलेगा आपको। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस तरीके से आपको बुक में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप उसको अच्छे से क्या है पढ़ लीजिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो पहला जो पार्ट था वो कौन सा था, प्री प्लेयोजिक था, और जिसे हम बोलेंगे आद्य महाकल्प। क्या बोलेंगे आद्य महाकल्प। ये हो जाएगा हमारा आद्य महाकल्प, जिसको क्या बोला गया प्री प्लेयोजिक। प्री क्या बोला गया प्री प्लेयोजिक। पैलियोजिक प्री प्लेयोजिक है। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं तो एक गड़बड़ आ जाएगा। प्री प्लेयोजिक एरा क्या बोला गया प्री प्लेयोजिक एरा बोला गया इसको। ठीक है, तो इसमें क्या देखते हैं हम, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करें तो पहला जो इसका पार्ट है जो हम बता चुके हैं उसमें, वो कौन सा आर्कियन काल है। कौन सा है आर्कियन। तो आर्कियन काल में क्या है, जो प्रागजैविक काल है, कौन सा काल है उसको प्रागजैविक काल भी कहा जाता है। प्रागजैविक काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका प्री कैम्ब्रियन काल। दूसरा कौन सा काल है प्री कैम्ब्रियन काल। तो इसके बारे में हम देखेंगे आर्कियन काल में। तो ऐसा क्या व्यतीत हो रहा था इसमें कि जब हम इसको देखते हैं तो किस तरीके से पृथ्वी पर भूगर्भिक संरचनाओं का निर्माण हो रहा था, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें जो पहला पार्ट है, शैलों में जीवाश्मों को पूर्णतः अभाव था। जो शैलें थी ना उसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो लावा वगैरह निकल रहा था या पृथ्वी जो ठंडी हो रही थी, तो उसमें क्या है शैलों का निर्माण हो रहा था। उनमें जीवों का क्या था अभाव था, क्योंकि जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी तो कैसे उसमें जीवाश्म मिलेंगे। ठीक है, तो शैलों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव था। क्या था पूर्णतः अभाव। अभाव बोले तो कमी, अभाव बोले तो
कमी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें क्या और क्या क्या था। जब जीवा शैलें बननी थी तो उसमें क्या था, चट्टानें होंगी। अब चट्टानों में क्या होगा, चट्टानों में क्या था, ग्रेनाइट और नीच की क्या थी, बिल्कुल प्रधानता थी। चट्टानों में ग्रेनाइट एवं नीच की प्रधानता, ठीक है। इस तरीके से इसमें तत्व मौजूद थे। तो वो तत्व कौन कौन से थे, वो तत्व थे सोना, सोना भी था भाई उस टाइम पे। देखो उस टाइम पे होते तो क्या होता है, उस टाइम पे होते ही नहीं, इतनी गर्मी थी उस पर, तो क्या होता, जीवन होना संभव नहीं था। ये तो बहुत बात की बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें क्या था, कनाडियन और फेनोस्कैंडिया। कौन सा, एक कनाडिया, जो कनाडा में जो जगह जो उत्पन्न हुई थी, तो कनाडियन व फेनोस्कैंडिया जो सील थी उसका निर्माण हुआ था। जो कनाडियन और क्या था, वह फेनोस्कैंडिया, फेनोस्कैंडिया सील, वो क्या थी, निर्मित हुई थी, क्या थी, निर्मित हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैंने इसमें बता दी है, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्री कैम्ब्रियन काल। तो प्री कैम्ब्रियन काल में हम देखते हैं तो किस तरीके से इसमें घटना घटी थी। आर्कियन काल था, आर्कियन काल में ये घटनाएं हुई, उसके बाद क्या आता है, प्री कैम्ब्रियन काल आता है। तो इसमें क्या होता था, जो रीढ़ वाले जो जीव थे उनकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। अच्छा मान के चलो, जो कुछ जीव ऐसे थे उनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं थी, वो लचीले टाइप के, जेली टाइप के होते ना, इस टाइप के जीव थे। तो रीढ़ विहीन जीव का प्रादुर्भाव हो गया था, जिनकी त्वचा कैसी होती है, नरम होती है। ठीक है, रीढ़ विहीन जीवों का प्रादुर्भाव हो गया था। तो रीढ़ विहीन का मतलब क्या है, ये जो नरम त्वचा वाले जीव के, नरम त्वचा वाले जीव के, कैसे थे, नरम त्वचा वाले जीव थे, कैसे थे, नरम त्वचा वाले जीव थे। अच्छा, जो समुद्रों में जो रीढ़ युक्त जीवों का भी प्रादुर्भाव हो गया था, जो समुद्र थे, समुद्रों में क्या है, रीढ़ युक्त जीवों का क्या हो गया था, प्रादुर्भाव हो गया था समुद्रों में। रीढ़ युक्त जीवों को प्रादुर्भाव हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या हुआ था, जो स्थल भाग था वो अभी भी जीव रहित था। क्या था, जीव रहित था, यानी उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। स्थल भाग अभी भी जीव रहित था। कैसा था, जीव रहित था। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या था, अब हम भारत के संदर्भ में बात करें, क्योंकि पृथ्वी का जो निर्माण हो रहा था तो उसमें भारत को भी तो देखना पड़ेगा। तो भारत में क्या होता था उस टाइम पे, तो भारत में जो अरावली पर्वत है और जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है उनका निर्माण हो रहा था। तो भारत में देख लेते हैं हम, भारत में क्या हो रहा था इसके बारे में, धारवाड़ चट्टानों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अरावली पर्वत, अरावली पर्वत और धारवाड़ चट्टानों का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था। धारवाड़, धारवाड़ क्रम, क्रम के लिख लो यहाँ पे, क्रम चट्टानों का क्या होता था, निर्माण हो रहा था। ठीक है, तो इस ये दो पार्ट बताए गए हैं, वो किस में आते हैं, आद्य महाकल्प में, यानी प्री प्लेयोजेक में। तो पहला था आर्कियन, दूसरा था प्री कैम्ब्रियन।
ठीक है, तो इसमें हमने देखा शैलों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव हो गया था और चट्टानों में ग्रेनाइट, सोना और लोहा, कनाडियन और फेनो-स्कैंडियन शिल्ड का निर्माण। इसमें रीढ़-विहीन जीवों का प्रादुर्भाव, नरम त्वचा वाले जीव थे। समुद्रों में रीढ़-युक्त जीवों का प्रादुर्भाव। स्थल भाग अभी भी जीवों क्या था, रहित था, यानी जीव नहीं थे। और भारत में अरावली और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का क्या हो रहा था, निर्माण हो रहा था। ये तो हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट महाकल्प के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप इसको सीखेंगे तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, और इसमें जो नेक्स्ट जो बात आती है वो किसकी आती है, पुराजीव। कौन सा है, पुराजीव, पुराजीव महाकल्प। ठीक है, पुराजीव को एक शब्द से और कहा गया था जो इंग्लिश में पैलियोजिक। कौन सा था, पैलियोजिक, कौन सा था, पैलियोजोइक एरा। ठीक है, तो पैलियोजोइक में हम क्या देख रहे थे, पैलियोजोइक में हमने देखे थे 5 जो क्या थे, युग थे। तो इसको हमने क्या नाम दिया था, प्राथमिक युग नाम दिया था, प्राथमिक युग नाम दिया था। और इसमें 5 क्या हो रहा था, 5 शक यानी 5 पीरियड इसमें डिवाइड हो रहे थे। तो पहला जो पीरियड था वो कौन सा था, वो पीरियड था कैम्ब्रियन। कौन सा था, कैम्ब्रियन। पहले के बारे में हम देखेंगे, कैम्ब्रियन। ठीक है, दूसरा कौन सा था, दूसरा इसमें था हमारा ऑर्डोविशियन, ऑर्डोविशियन। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं सिल्यूरियन। कौन सा था, तीसरा हमारा सिल्यूरियन। सिल्यूरियन के बाद हमारा था डोवोनियन। कौन सा था, डोवोनियन। तो डोवोनियन, 4th पार्ट, डोवोनियन। ठीक है, डोवोनियन के बाद अगर हम देखें तो डोवोनियन के बाद हमारा कार्बोनिफेरस था, कार्बोनिफेरस। ठीक है, डोवोनियन के बाद कौन सा था, कार्बोनिफेरस। और नेक्स्ट था हमारा पर्मियन। क्षेत्र कौन सा था, पर्मियन। इसके बारे में भी हम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे हम बताते चले जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कैम्ब्रियन के बारे में। तो कैम्ब्रियन में क्या हो रहा था, इससे पहले अगर हम उसकी जांच करें तो उसमें क्या हो रहा था भाई, पहले में क्या था, जो सेल थे कैसे थे, पूर्णतः जीवाश्मों का क्या था, अभाव था। आर्कियन में और प्री कैम्ब्रियन रीढ़-विहीन वाले क्या होते, वो जो जीव थे उनका क्या हो जाता, प्रादुर्भाव हो जाता। अब इसके बाद कैम्ब्रियन में क्या होता, जो चट्टानें थी जो गर्म थी उनका भी तो क्या रूपांतरण हो रहा होगा। तो उसमें क्या हो जाता है, कैम्ब्रियन में अवसादी क्या था, अवसादी सेलों का निर्माण हो रहा था, अवसादी सेल का निर्माण होता था। ठीक है, ये हम कैम्ब्रियन में चल रहे हैं। ठीक है, स्थलों पर समुद्रों का अतिक्रमण होने लगा था, स्थल पर समुद्रों का क्या होने लगा था, अतिक्रमण होने लगा था। ठीक है, तो यानी कि वो क्या है, फैलने लग गए थे समुद्र स्थलों की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण होता था उस टाइम पे। ठीक है, किसमें, कैम्ब्रियन में, विंध्याचल। कमेंट में आप बताइए विंध्याचल कहाँ पड़ता है भारत में। विंध्याचल पर्वत का निर्माण हो रहा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे छिछले सागरों का निर्माण हो रहा था। भाई छिछले सागर क्या है, भाई क्या है छिछले सागरों, अगर हम देखें
तो अभी पता पड़ जाएगा आपको। छिछले सागरों का निर्माण हो रहा था, छिछले सागरों का निर्माण हो रहा था। उन छिछले सागरों में कौन कौन से जो देश आ रहे थे, उसमें आ रहा था ग्रेट ब्रिटेन। कौन सा आ रहा? ग्रेट ब्रिटेन। देखना उसकी आकृति देखना, नक्शा अगर देखोगे तो वो क्या है, छिछला हुआ है, यानी कि टुकड़ों में। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। और पश्चिमी इंग्लैंड था, कौन सा था? किसी में ही देख लो, इंग्लैंड भी ऐसा ही है, पश्चिमी इंग्लैंड। पश्चिमी इंग्लैंड, कनाडा, यूएसए। ठीक है, ये सब किसमें आते हैं? छिछले सागरों में, कनाडा और यूएसए। इस तरीके से क्या है, इस स्थलाकृतियों का निर्माण हो रहा था। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा तरक्की हुई जीवों में। तो इसमें जो जीव थे जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी, इनमें रीढ़ की हड्डियों का क्या हो गया, निर्माण होने लग गया। तो रीढ़ की हड्डी वाले जीवों की उत्पत्ति होने लगी। रीढ़ हड्डी वाले जीव, देखो कुछ भी इलॉजिकली नहीं है इसमें। आप अगर इसको ढंग से लॉजिकली अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इसको रटेंगे तो फिर नहीं होने वाला भाई। ठीक है, तो जैसे जैसे परिवर्तन होता है तो आप उसी के अनुसार क्या करिए, दिमाग को डेवलप करिए कि अब क्या हुआ होगा, अब क्या हुआ होगा। तो इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, याद रख सकेंगे। ठीक है, अब समुद्रों में क्या हो रहा था, समुद्रों में शैवालों की उत्पत्ति हो चुकी थी। समुद्रों में शैवालों की उत्पत्ति, समुद्रों में क्या हो रहा था, शैवालों की उत्पत्ति हो रही थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओर्डोविशियन। कौन सा है? ओर्डोविशियन का। ठीक है, तो ओर्डोविशियन में हम देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, और इससे आगे का जो पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा, ओर्डोविशियन का आएगा। यानी कि इसमें क्या, इससे क्या होगा, और उसमें निर्माण हो चुका होगा। तो उस निर्माण में क्या है, समुद्र में रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी। इसमें पहला टॉपिक है, देखो थोड़ी सी तरक्की हुई, समुद्र में रेंगने वाले जीव उत्पन्न। आप कल्पना कर सकते हैं किस तरीके से वो बने होंगे, दिमाग में आप सोच सकते हैं, तो उसके बारे में आप अच्छे से भली बात जान पाएंगे। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या क्या कह रहे थे, समुद्रों में अतिक्रमण हो रहा था। जब अतिक्रमण हो रहा था, समुद्र फैले होंगे, तो इसी समुद्री कारण के कारण आगे जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि कोई ना कोई कारण होता है, कोई घटना घटती। तो अमेरिका इस समय आधा डूब चुका था, अमेरिका आधा डूब गया। ठीक है, उस टाइप की बात बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, स्थल भाग अभी भी जीव रहे थे, स्थलों पे अभी भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। स्थल भाग अभी भी जीव रहित थे। कैसे थे? जीव रहित थे, यानी कि अभी इनमें जीवों की उत्पत्ति नहीं थी। अब इसमें क्या हो रहा था, पूर्वी अमेरिका का जो टेकोनियन पर्वत है उसमें क्या हो रहा था, उसके निर्माणकारी जो क्रियाएं हो रही थी, वो उसकी गतिविधियां पे इसका बहुत प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो पूर्वी अमेरिका का टेकोनियन, पूर्वी अमेरिका का टेकोनिया पर्वत में निर्माणकारी गतिविधियां हो रही थी, विधियां हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल्यूरियन की। किसकी? सेल्यूरियन की। तो सेल्यूरियन में जो घटनाएं होंगी वो घटनाएं कहाँ से आगे बढ़ेंगी, ऑर्डोविशियन की घटनाओं से आगे होंगी। तो उसमें क्या था, इसमें अभी भी देर के जो जो रेंगने वाले प्राणी थे। देखो जो डार्विन का जो सिद्धांत है वो क्या है, जीवों की उत्पत्ति के बारे में। उसमें क्या है, किस तरीके से जो
जो उत्पत्ति हो रही है जीवों की, उसके बारे में डार्विन ने बहुत अच्छे से समझाया। मगर इसमें अगर हम देखें तो अब उस डार्विन का जो प्रिंसिपल है, यानी जो सिद्धांत है, उसको हम अच्छे से इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, समुद्र में रहने वाले जानवर, जब कोई व्यक्ति किसी जगह पे तैर रहा है तो क्या हो जाता है, उसका परफेक्शन उसमें आने लग जाता है, या उसी जगह पर कोई व्यक्ति रह रहा है तो क्या होता है, उस एनवायरनमेंट को वो ढालने लगता है। ठीक है, उस वातावरण में वो ढलने लग जाता है। तो समुद्र में रहने वाले जीव उत्पन्न हो गए थे, जब वो रहेंगे तो उनके शारीरिक परिवर्तन उत्पन्न होंगे। तो उसमें क्या हुआ, सिल्यूरियन में क्या हुआ, रीढ़ वाले जीवों का सर्वप्रथम आविर्भाव होने लगा। रीढ़ वाले जीवों का सर्वप्रथम आविर्भाव होने लगा। ठीक है, रीढ़ वाले जीव उत्पन्न होने लगे। और रीढ़ वाले जीव उत्पन्न होंगे, उनमें क्या है, सबसे पहले बात आती है समुद्र में जो मछलियों की बात आती है, तो समुद्र में क्या होने लगा, मछलियों की उत्पत्ति, समुद्र में मछलियों की उत्पत्ति होने लगी। समुद्रों में क्या होने लगी, मछलियों की उत्पत्ति होने लगी। अब धरातल पे इसका क्या असर पड़ रहा है, जो हमारा उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन है, उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन है, स्कॉटलैंड है और स्कैंडिनेविया है, पर्वतों का निर्माण होने लगा। तो उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन क्या है, उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन और स्कैंडिनेविया स्कैंडिनेविया था और स्कॉटलैंड था। ठीक है, स्कॉटलैंड में क्या हो रहा था, पर्वतों का निर्माण। ठीक है, इस तरीके की गतिविधियां निरंतर क्या है, बदलती चली गई। ठीक है, और एक और चीज होने लगी जो सबसे महत्वपूर्ण थी, वो थी क्लेडोनियन हलचल। अब ये क्या होता है भाई, क्लेडोनियन हलचल होने लगी। क्या होता है क्लेडोनियन हलचल, जो प्लेटें थी पृथ्वी कैसे किस तरीके से डिवाइड है, जो प्लेटें थी तो वो क्लेडोनियन पर्वत निर्माण हो रहे थे, हलचल से क्या हो रहा था, हलचलों का काल स्टार्ट हो गया था। तो क्लेडोनियन पर्वत कैसे निर्माण होते हैं, जो प्लेटें खिसकती है ना, तो उसमें क्या है, कहीं पे दरार आती है तो कहीं पे क्या है, इकट्ठा होने लग जाता है, तो उसी को क्लेडोनियन क्या कहते हैं, हलचल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवोनियन। ठीक है, तो डेवोनियन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डेवोनियन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट। तो ये जो काल है, ये इसमें भी यही चीज चल रही है, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं क्लेडोनियन हलचल इसमें भी थी। ठीक है, क्लेडोनियन हलचल क्या थी, इसमें भी मौजूद थी। ठीक है, अब इसके कारण क्या हो रहा था, इसके कारण ऊंचे पर्वतों का निर्माण हो रहा था। एक कारण क्या हो रहा था, ऊंचे पर्वतों का निर्माण हो रहा था। इसमें तो हलचल हो रही थी, वो हलचल के बाद रिजल्ट आएगा ना, तो कोई भी घटना हो रही है उसका क्या रिजल्ट भी आता है। शार्क मछलियों का क्या होने लग गया था, आविर्भाव। शार्क मछली का आविर्भाव, शार्क मछली का क्या होने लग गया था, आविर्भाव होने लग गया था। ठीक है, उभयचर जीव और फर्ण जो वाली वनस्पति थी वो होने लग गई थी। उभयचर जीव भी आने लग गए भाई, और जो फर्ण वाली वनस्पति थी वो आने लगी, फर्ण वनस्पति। ये किसकी बात हो रही है भाई, डेवोनियन की बात हो रही है। ठीक है,
डेवोनियन की बात हो रही है, ठीक है। अब जो पौधे थे इसमें, पौधों की जो ऊंचाई थी वो कितनी हो गई थी, 40 फीट तक हो गई थी। पौधों की ऊंचाई, पौधों की ऊंचाई 40 फीट तक हो गई थी। कितनी हो गई थी, 40 फीट तक हो गई थी, ठीक है। स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया और दक्षिण पश्चिम स्कॉटलैंड, देखो स्कॉटलैंड इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आया था, ठीक है। स्कैंडिनेविया भी इसमें आया था, ठीक है। तो हमने पहले ही बताया कि ये जो काल है, सिमिलरिटी है इसमें, इसमें और इसमें, डेवोनियन में और सिल्यूरियन में, ये इसके बाद की जस्ट, यानी ये घटना है उसका ये क्या परिणाम हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा था, स्कैंडिनेविया, दक्षिण पश्चिम स्कॉटलैंड, तो ये वाला आएगा स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया और दक्षिण पश्चिम स्कॉटलैंड, दक्षिण पश्चिम स्कॉटलैंड का निर्माण होने लग गया, ठीक है। और उत्तरी आयरलैंड और पूर्वी अमेरिका, इसमें भी परिवर्तन आने लग गया। कौन सा था, उत्तरी आयरलैंड में भी परिवर्तन आने लगे और पूर्वी अमेरिका भी का भी निर्माण होने लगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोनिफेरस के बारे में।